Namaskar, my name is Vinay Kumar, and I again welcome you all in my next session of development of Indian Constitution. Well, students, as you know that we have already discussed uh, 1857 revolt. We have discussed the 1861 Indian Council Act, and we have also discussed the 1858 Indian Government Act. And especially in today's session, in today's lecture, I will be discussing something important about Indian Council Act 1892. Well, friends, we have already discussed about Indian Council Act 1892 objectives, and we discussed in details that what were the consequences or objectives of this act, which came in India in 1982. But in today's session, especially, we will discuss about those factors, those causes, or those reasons which led to Indian Council Act 1892. वेल स्टैंड जैसा कि आप सभी को पता है, आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 था, या हम 1858 की बात करें, तो 1857 का जो रिवोल्ट रहा, यू नो, जैसा कि मैं कई बार कहता भी हूँ, जिसने ब्रिटिश सरकार की जड़ें तक हिला दी थी, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस रहे, तो उन कॉन्सिक्वेंसेस से या उनके रिजल्ट से जो ब्रिटिश रूलर थे, जो ब्रिटिश शासक थे, उन्होंने कुछ सबक लिया। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि उन्होंने ये कोशिश की कि आगे से इस तरह के रिवोल्ट ना हो भारतीयों के द्वारा। और चूंकि सबसे बड़ी बात तो ये कि कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि अगर इस तरह से ये एकजुट हो जाएंगे, तो फिर ये ब्रिटिश सरकार का तख्ता भी पलट सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने बहुत सारे सुधार करे थे, बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आए थे ये। और लगातार इन एक्ट्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और इसमें यहाँ पर थोड़ा सा इंटर करना चाहूंगा, और आपको ये बहुत अच्छे से बताऊंगा कि अगर आप इन एक्ट्स को अच्छे से आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज do not forget all those contents which we have already discussed in our previous lectures, क्योंकि यहाँ पर जो एक एक्ट है वो दूसरे एक्ट से आप कह सकते हो कि उसका संबंध है, वो कनेक्टेड है। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल कहूँ कि 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, उसको आप बेटर वे में समझ सकते हो अगर आपको 1861 का एक्ट पता है, और 1861 का एक्ट आप अच्छे से समझ सकते हो अगर आपको 1858 का एक्ट पता है, और 1858 का एक्ट आप अच्छे से समझ सकते हो अगर आपको 1857 की रिवोल्ट पता है, और 1857 के रिवोल्ट के बारे में आप अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हो अगर आपको इंडियन सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अच्छे से जानकारी है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को क्लियर करते जा रहे हैं। और इस तरीके से कोई भी कंसेप्ट कोई भी नया टॉपिक मैं लेकर आता हूँ, तो बहुत इजी हो जाता है हम सब लोगों के लिए समझने के लिए। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज अलाउ मी टू स्टार्ट today's session, which is going to be very much informative and valuable session. And please pay attention to my words. थोड़ा सा मैं आपको ये आइडिया देने की कोशिश कर रहा था कि बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए थे, स्पेशली अगर मैं 1892 के एक्ट की बात करूं, तो जो चाहे वो सेंट्रल लेवल की बात करें, चाहे प्रोविंशियल लेवल की बात करें, प्रांतीय स्तर पर बात करें, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसको बहुत थोड़ा सा विस्तृत किया गया, उनके कार्यक्षेत्र को में थोड़ा सा थोड़ा उन्हें पावर दिया गया लोकल लेवल पर, और उन्हें थोड़ी स्वतंत्रता दी गई, और ये भी उन्हें अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो अपने विचारों को, अपने सजेशंस को भी दे सकें। और वो जो ब्रिटिश सरकार के जो पॉलिसीज थी, जो स्ट्रेटेजीज थी, या जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था, उसमें उनका थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट हो। कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार ये दिखाना चाह रही थी कि हम इंडियंस को भी साथ में लेकर चलते हैं, यू नो उन्हें थोड़ा सा ये एहसास दिलाना चाह रही थी कि वो उनके बारे में कंसर्न है। लेकिन फिर वही चीज कहना चाहूंगा कि उनकी मंशा वही थी जिसको वो लेकर इंडिया आए थे। हालांकि व्यापार करने वो आए थे इंडिया में, लेकिन उन्होंने अपने राजनीतिक पैर पसारने चालू किए, और किस तरह से उन्होंने हमारे ऊपर लगभग 250 साल तक राज किया। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर केवल इतनी सी बात समझ लीजिए, 1892 का जो एक्ट आया, उसके अंतर्गत जो उन्होंने प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर जो विधान परिषदों का विस्तार किया, उन्हें थोड़ी सी पावर दी, उन्हें
थोड़ा सा आई वुड से दैट थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए। तो उसके पीछे ये मंशा थी कि हाँ भी कहीं ना कहीं इंडियन को रियलाइजेशन हो कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके साथ है। हालांकि फिर वही बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि स्टिल जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव है, या जो इंडिया का जो प्रशासन हो रहा था, या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को जो लुक आफ्टर कर रहा था, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही था स्टिल, जो लुक आफ्टर करता था ऐसे सर्वे सर्वा कहिए अबव ऑल, जो ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर करता, और ये सब जो काम हो रहा था वो वायसराय के सहायता से वो इंडिया में करता था, क्योंकि खुद वो जो आई वुड से दैट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, वो ही वाज अपॉइंटेड इन लंदन, ब्रिटेन, यू नो तो इस तरीके से वायसराय की हेल्प के द्वारा जो भी प्रशासन सुचारू रूप से या व्यवस्थित रूप से जो चलता था, वो वायसराय के द्वारा चलता था, और चीजें जो पास ऑन होती थी ब्रिटिश क्राउन तक। तो मैं फिर वही चीज कहूंगा कि इस ओर पर अगर देखें तो इतना सुधार नहीं किया। चीजें अभी भी ब्रिटिश सरकार के पूर्णतः हाथ में थी, केवल दिखावे के लिए, कि हाँ हम इंडियंस को साथ में लेके चल रहे हैं। कुछ नॉन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव भी इन्होंने हायर किए, जिनका केवल ये था कि हाँ भाई वो हैं, और अपने सजेशंस दे रहे हैं, या उनका भी कुछ इन्वॉल्वमेंट है, बट हालांकि वो सब चीज दिखाने के लिए थी। अगर हम जमीनी स्तर पर बात करें, अभी भी सर्वे सर्वा ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव हायर जो पोस्ट के रैंक के जो अथॉरिटीज थे, वही उस चीज को हैंडल कर रहे थे। सो आई मूव one by one all the headings, and I will keep on explaining the contents for you in a very simple words, and I'll try to make you understand that why did Indian Council Act 1892 came in India. Okay, now I'll move to the first heading. First one heading I will say, which is political awareness and agitation. ठीक है, this is the first cause, I would say, which led to Indian Council Act 1892. So by the late 19th century, there was a significant increase in political awareness among Indians, especially the educated middle class. This was due to the spread of Western education, the emergence of print media, and the influence of British political ideas. Indians began to demand more significant participation in their own governance. The Indian National Congress, established in 1885, became a major platform for voicing these demands and advocating for political reforms. Well, don't worry, students. I'll explain all the contents in very simple words, and I will make the concept clear for you people. Do not worry at all. So, कहना यहाँ पर मैं ये चाह रहा हूँ कि मतलब यहाँ पर जो मेजर कॉज है, पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड एजुटेशन, बेसिकली यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि जो लेट 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें, तो बेसिकली जस्ट बिकॉज ऑफ द, आई वुड से दैट प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ओके, और स्पेशली जो अपना एडुकेटेड मिडिल क्लास वर्ग जो था, उनमें अवेयरनेस आई, क्योंकि उनको अपने अधिकारों के बारे में, अपने राइट्स के बारे में अच्छे से पता था, देवर एडुकेटेड, और वो चाहते थे कि उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो ब्रिटिश सरकार में जो डिसीजन लिए जाते हैं उन डिसीजंस के अंतर्गत। और आई वुड से दिस वाज ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, कुछ पाश्चात्य शिक्षा का भी उसका भी प्रभाव था, एंड द इमरजेंस ऑफ प्रिंट मीडिया एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल आइडियाज। तो इस तरीके से जो आई वुड से दैट जो ब्रिटिश पॉलिटिकल आइडियाज थे, उनमें भी वो चाहते थे कि उनका इन्वॉल्वमेंट हो। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक ये रही, जो कि मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, कि 1885 में जो कांग्रेस, इंडियन कांग्रेस फॉर्म हुई थी, और जिसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। थोड़ा सा भूलिएगा मुझसे, जो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, हु एस्टैब्लिश्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो द नेम ऑफ दैट पर्सन इज ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ कि जो कांग्रेस जो फॉर्म हुई, तो उसने जो बेसिकली जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, उनमें बहुत ज्यादा पेट्रियटिज्म की फीलिंग तो थी, साथ में एक बहुत बड़ा उन्होंने मंच दिया, प्लेटफॉर्म दिया। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि 1885 में जो कांग्रेस फॉर्म हुई, तो उन्होंने इन मिडिल क्लास इंडियन जो वर्ग थे, या जो आई वुड से द पीपल थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास जो वर्ग था, आई वुड से जो एलिट थे स्पेशली, इनको बहुत ज्यादा बूस्ट किया, सपोर्ट किया इंडियन नेशनल कांग्रेस। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस established in 1885 became a major platform for voicing these demands and advocating for political reforms.
तो जो भी कुछ पॉलिटिकल राजनीतिक सुधार होने थे या फिर उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ना था, पावर का डिसेंट्रलाइज्ड होना था और सबसे बड़ी बात राज्य और प्रांतीय स्तर पर सेंट्रल और प्रोविंशियल स्तर पर जो बेसिकली विधान परिषद का को जो विस्तृत किया गया उन सभी के लिए जो राष्ट्रीय या नेशनल राष्ट्रीय जो कांग्रेस है भारतीय कांग्रेस ने उनकी वॉइस को आई वुड से प्लेड अ मेजर रोल या मेजर प्लेटफॉर्म फॉर वॉइसिंग दीज डिमांड्स उनकी आवाज को ब्रिटिश तक पहुंचाने में। ठीक है। नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट आई वुड से इम्पोर्टेंट कॉज which talks about the act Indian Council Act 1892, that is pressure from the Indian National Congress. Now let me go through this line, then I'll explain in simple words. As it says, the Indian National Congress, the Indian National Congress representing the interests of the educated Indian elite, consistently pressed for greater involvement in legislative processes. They argued that Indians should have a say in the laws and policies that affected their lives. The Congress demanded increased representation of Indians in legislative council and more powers for these councils. Now, as I have gone through all the lines. Uh, you would have gone through the Indian National Congress representing the interest of the education Indian elite. Mean to say that अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा. पहली बात एलिट वर्ड से फैमिलियर हो जाइएगा. एलिट जो वर्ड है स्पेशली यूज होता है कुछ समाज के ऐसे लोगों के लिए जो स्पेशल कुछ स्टेटस है, जिनके पास प्रबुद्धजीवी हैं, कुछ नॉलेज ज्यादा है उनके पास, एक 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 उच्च वर्गीय तबका कह लीजिए. तो ये स्पेशल क्लास के अंतर्गत कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनके पास कुछ एनहेंस्ड नॉलेज, पावर, स्टेटस और मॉनेटरी पावर एक्सेट्रा इसको पजेस करते हैं, इनके पास होती है, तो उसको हम एक नाम दे देते हैं एलिट. अब इट माइट बी पॉलिटिकल एलिट, और इट माइट बी एजुकेशनल एलिट. ठीक है. तो अब हुआ क्या था बेसिकली, एज इट सेज कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द एजुकेटेड इंडियन एलिट. बेसिकली जो इंडियन कांग्रेस थी इन एजुकेटेड इंडियन एलिट को रिप्रेजेंट कर रही थी, और साथ में सबसे बड़ी बात क्या थी कि क्यों था, इसलिए क्यों सपोर्ट कर रही थी, ताकि ये जो इंडियन एलिट थे बेसिकली जो एडुकेटेड क्लास था, तबका था, इनको लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस में इनका इन्वॉल्वमेंट हो सके, इनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके. जैसे कि मैं आपको बता भी रहा था कि विभिन्न केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके अंतर्गत इनकी इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाया जाए और उनको विस्तृत किया जाए, पावर पावर को विस्तृत किया जाए, पावर लोकल लेवल पर को डिसेंट्रलाइज किया जाए. ठीक है. ताकि भारतीयों को ये लगे कि हाँ वो ब्रिटिश सरकार की डिसीजन मेकिंग पावर में कुछ इन्वॉल्वमेंट रखती है. ठीक है. ताकि जैसे कि पहले मैंने आपको एक चीज बहुत बड़ी बात बताई कि 1857 के रिवॉल्ट में कहीं ना कहीं एक मेजर कॉज ये भी था 1857 का जो रिवोल्ट रहा, पहला स्वतंत्रता संग्राम, कि बिल्कुल ब्रिटिश ने इनको अलग थलग कर दिया था और ये जो भी कुछ अपने रूल्स रेगुलेशन इंप्लीमेंट करते थे, सामाजिक और धार्मिक रूप से भी हाथ पहुंचाना, जो रिलीजियस मैटर थे उसमें भी इंटरफेयर करना, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह डिस्कार्ड कर देना, इस तरीके से जो सिचुएशन क्रिएट हुई उसने फिर 1857 रिवोल्ट को जन्म दिया और जो पहला स्वतंत्रता संग्राम भी था. नाउ आई कम टू द नेक्स्ट हेडिंग विच इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. So the British government recognized the need to make the administration more inclusive and responsive to the needs and opinions of the Indian population. Okay, दोबारा सुनिएगा ध्यान से. The British government recognized the need to make the administration more inclusive and responsive to the needs and opinions of the Indian population. बात घूम फिर कर वही आई. Again I would say that administrative level की बात मैं करूं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चीज को रियलाइज किया, दे रिकग्नाइज द फैक्ट कि अब जो हम एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की जो बात कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर या लेवल पर थोड़ा सा हम इंक्लूसिव काइंड ऑफ एटमोसफेयर को क्रिएट करें, ताकि जो इंडियन पॉपुलेशन है और उसमें जो स्पेशली एजुकेशनिस्ट हैं या फिर एलिट हैं, वो जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो अपने आप को इन्वॉल्व कर सके.
ठीक है, उनकी भागीदारी हो, वो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, पॉलिसी मेकिंग में, एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज में, या कुछ महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, या उनकी भूमिका को भी स्वीकार किया जाए, उनके विचारों को भी आमंत्रित किया जाए। तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के अंतर्गत अगर मैं बात करूं, तो फिर वही चीज कहूंगा कि उन्होंने छोटे छोटे स्तर पर विभिन्न डिपार्टमेंट बना बढ़ाए, और नॉन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव भी रखे, जो बेसिकली इन ब्रिटिश रूलर के साथ मिलकर काम करते थे। हालांकि फिर वही चीज कहूंगा कि जो स्पेशल जो पावर थी, जो पोजीशन थी, या जो भी इनकी चाहे आर्मी हो या फिर कुछ व्हाइट कलर जॉब्स हो, उसमें केवल ब्रिटिश जो रूलर या ब्रिटिश के लोग ही अपॉइंट होते थे, उसमें इंडियंस की भागीदारी नहीं थी। यानी कि टॉप पोस्ट या व्हाइट कलर जॉब्स के लिए उनको ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी। नाउ आई विल कम टू द नेक्स्ट हेडिंग व्हिच इज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। सो देयर वर so many economic and social issues too, which led to the Indian Council Act 1892. India faced several economic and social challenges during this period, including famines, economic distress, and social unrest. The government realized that addressing these issues effectively required a more inclusive legislative process that could better represent the interests and concerns of the Indian populace. Okay, so have you got something? Did you get any idea what is it all about? If I talk about the economic and social issues, India faced several economic and social challenges during this period, including famines, economic distress, and social unrest. So, therefore, the government realized that addressing these issues effectively required a more inclusive legislative process that could better represent the interests and concerns of the Indian populace. बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था उसके दौरान, जैसे हम कहें भुखमरी या फिर कुछ सोशल टर्माइल, सोशल अनरेस्ट, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, इस तरह की चीजें फेस करनी पड़ी थी इस दौरान। तो जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये रियलाइज किया कहीं ना कहीं, उनको ये आई वुड से दैट ये फीलिंग है उनके दिमाग में कि हमें अपने इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए। बेसिकली ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जो भारतीय है उनको ये लगे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उनके साथ में है। ठीक है, उनको ऐसा ना लगे कि उनको डिस्कार्ड किया जा रहा है, और ऐसी फीलिंग ना आए, ताकि वो यूनाइट हो और फिर से वो कुछ इस तरीके से घटना घटित हो, फिर से ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो कि वो लाइक 1857 का जो रिवॉल्ट रहा, फिर से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो, हमको ये फेस करना पड़े। So they were not ready again for the same, I would say that challengings, और इसमें challenges, और इस तरीके से वो केवल भारतीय जनता को ये दिखाना चाह रहे थे, भारत के लोगों को दिखाना चाह रहे थे कि हम अपने डिसीजन मेकिंग पावर में स्वतंत्र नहीं है, इसमें भारतीयों का भी इन्वॉल्वमेंट है, और जो भी सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनको भी रिजॉल्व करा जा रहा है। सोशल टर्माइल से कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें, उसको भी रिजॉल्व किया जा रहा है, केवल इसके लिए कि हाँ, उनको एहसास हो कि ब्रिटिश जो है वो भारतीयों के साथ सिंपैथी रखते हैं, बट इट वाज नॉट लाइक दैट। So the government realized that addressing these issues effectively required a more inclusive legislative process. तभी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो आई वुड से दैट प्रांतीय स्तर पर जो विधान परिषदों को मजबूत किया या उनको पावर दी, वो केवल इसलिए था ताकि एक इंक्लूसिव काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर क्रिएट हो सके, और उसमें जो इंडियंस हैं या जो भारतीय जनता है, या जो इंडियन पीपल है, वो जो आम पब्लिक है, वो भी अपनी इन्वॉल्वमेंट को सुनिश्चित कर सके, या उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। तो इस तरीके से ये भी एक मेजर कॉज रहा, which led to the Indian, I would say, Council Act 1892. Now, if I talk about the moderate demands, so this is also a major cause of the Indian Council Act 1892. Moderate leaders within the Indian National Congress and other political bodies advocated for gradual reforms within the framework of British rule. They sought to work within the existing political structure to achieve incremental changes. The British government viewed the act as a way to appease these moderate leaders and reduce political tensions without conceding too much control. Okay, अब जैसे हम बात कर रहे हैं मॉडरेट डिमांड्स की, तो मॉडरेट लीडर्स जो बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंतर्गत अगर हम बात करें, और जो अदर पॉलिटिकल बॉडीज थी,
advocating for gradual reforms within the framework of British rule. ठीक है, they sought to work within the existing political structure to achieve incremental changes. The British government viewed the act as a way to appease these moderate leaders and reduce political tensions without conceding too much control. यहाँ पर आपको पता है जो इंडियन मॉडरेट्स की बात करें या मॉडरेट लीडर्स की बात करें, हालांकि जिसका श्रेय भारतीय नेशनल कांग्रेस को ही जाता है, 1885 में जो फॉर्म हुआ, उसके अंदर जो ये लीडर थे या और पॉलिटिकल बॉडीज थी या कुछ ऐसे तत्व थे जो ये चाह रहे थे कि उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो ब्रिटिश सरकार में, चाहे वो जॉब की बात करें, चाहे वो पॉलिसीज मेकिंग की बात करें या एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज की बात करें, स्ट्रेटेजीज की बात करें, कुछ भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात करें। तो बेसिकली अब इन्होंने क्या सोचा, ब्रिटिश पीपल का थोड़ा सा इनके दिमाग में क्या है, अगर हम इनको अपीज करेंगे, इनको खुश रखेंगे या इनके साथ चलेंगे, तो और बाकी की जो भारतीय जनता है उनको भी हम अपने साथ में ले सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके की पिक्चर क्रिएट होगी या सीन क्रिएट होगा, ताकि उसमें एक तरीके से इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, भारतीय जनता को लगेगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके साथ में है, भारतीय लोगों को लगेगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी उनका फेवर करती है। तो उन्होंने क्या करा, एक स्पेशल तबका, कुछ विशेष वर्ग या कुछ विशेष पॉलिटिकल लीडर्स को ही अपीज करना, दे स्टार्टेड अपीजिंग देम, या feeling them, I would say they started feeling them, happy. They started, I would say that pleased them कि हाँ भाई they are with them, जबकि it was not like that. Or the British government viewed the act as a way to appease these moderate leaders and reduce political tensions without conceding too much control. उन्होंने बस इनको ही अपीज किया, इनको खुश किया, इनके साथ लेकर चले या जैसे भी इनको लालच दिया, और उससे क्या हुआ, उनकी पॉलिटिकल टेंशन बहुत कम हो गई, यानी कि जो ज्यादा कंट्रोल नहीं करना पड़ा। अगर कंट्रोल करती है, कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेते या बहुत ज्यादा हार्श हो जाता, तो अगेन फिर वही चीज होती कि भारतीय जनता के बीच में फिर स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी फूटती, और विच कुड हैव लेड टू दी रिवोल्ट लाइक 1857. I hope these are the points which are very much clear for you people. I would go through the last heading, which is balancing reform with control. So as far as the Indian 1918 Council Act 1980, sorry, 1892 is concerned, I would describe this particular heading, which is about, yeah, I would say that, which is also a major cause of the 1892 Act. So the British administration sought to strike a balance between introducing reforms to satisfy Indian demands and maintaining their control over the governing governance of India. The act aimed to provide a measure of political participation to Indians while ensuring that the ultimate authority remained with the British government. देखिए इनकी कितनी बड़ी चालबाजी थी, कितनी बड़ी, I would say that, मैंने तो पहले ही कहा था आपसे कि जो ब्रिटिश जब आए थे भारत में, तो केवल व्यापार करने के लिए आए थे। जब 1498 में, यानी कि 1498 में कालीकट वास्को डिगामा प्रथम पोर्तुगीज पहुंचा था, तो वो जब अपने साथ बहुत संसाधनों को, स्पेशली मसालों को लेकर गया यूरोप कंट्रीज में, तो उस मसालों की महक को पूरे यूरोप तक पहुंचाया, और उसी व्यापार के लालच में ये ब्रिटिश आए थे। लेकिन इनकी मंशा बहुत पहुंची भी थी, कभी भी ये भारतीयों के साथ कंधे से कंधा मिला के बात कभी इन्होंने आज तक यू नो उस समय की बात करूँ, सोचा ही नहीं था, इनके दिमाग में आई नहीं थी, या भाईचारे आपसी बद्धता की बात। ये तो केवल लॉन्ग टर्म तक रूल करना चाहते हैं हमारे ऊपर, और धीरे धीरे कैसे जहांगीर के दरबार में बादशाह शाह जफर से भी मुलाकात में इन्होंने, या फिर कहूँ कि इन्होंने लालच दिए, महंगी गिफ्ट दिए, केवल इसलिए कि उन्हें व्यापार करने की अनुमति दे दी जाए। लेकिन बाद में न केवल व्यापार, इन्होंने अपने राजनीतिक पैर पसारने चालू करे, और उन पर करीब 250 साल तक इन्होंने रूल भी किया। तो बैलेंसिंग रिफॉर्म विद कंट्रोल, अब ये देखो कितनी बड़ी बात कर रहे हैं कि कंट्रोल के साथ इन्हें पूरा बैलेंस करना है, थोड़ा सा सुधार लाना है। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन sought to strike a balance between introducing reforms to satisfy Indian demands and maintaining their control over the governance of India. तो सीधी सी बात है, इन्होंने हालांकि एक्ट्स तो लाए बहुत सारे, हम चाहे 1861 की बात करें या अभी 1892 की एक्ट की बात करें, इंडियन काउंसिल एक्ट की, तो कहीं ना कहीं ठीक था, ये सुधार कर रहे थे, रिफॉर्म्स ला रहे थे, चीजों को थोड़ा सा बदल रहे थे, या परिवर्तन ला रहे थे। लेकिन अभी भी इनकी बात वही थी, इनके दिमाग में वही चीज थी कि कैसे भी करके जो पूरा तरह कंट्रोल है, जो अल्टीमेट जो पावर है, वो ब्रिटिश के हाथ में ही रहे। ठीक है, द एक्ट एम्ड टू प्रोवाइड a measure of political participation to Indians while ensuring that the ultimate authority remained with the British government. बात वही घूम फिर कर आ गई कि जो एक्ट था ये, या इसको हम 1892 की एक्ट की बात करें, यू नो
बेसिकली एम्ड टू प्रोवाइड अ मेजर ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ठीक है, एक पार्टिसिपेशन की बात करी गई, एक इन्वॉल्वमेंट की बात करी गई भारतीय जनता के साथ, लेकिन केवल अप टू सम एक्सटेंट। यहाँ पर फिर वही चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। और हालांकि ये क्लियर कट है कि जो ब्रिटिश थे, जो ब्रिटिश थे या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वास्तव में जो शासन की बागडोर अपने हाथ में लेकर चलना चाह रही थी। तो बड़े कूटनीति के तरीके से, बड़ी चतुराई पूर्वक इन लोगों ने किस तरीके से बैलेंसिंग रिफॉर्म्स विद कंट्रोल, यानी कि सुधार भी किया और कंट्रोल बनाए भी रखा। चीजों में फ्लेक्सिबिलिटी दी, फ्रीडम भी दिया, पर फिर भी चीजें इनके हाथ में रही। इन्होंने, आई वुड से दैट, नॉन फॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव बनाए चीजों को, या मैं कहूँ विधान परिषद को मजबूत किया ताकि लोकल लेवल पर लोगों की आवाज को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचा जाए। लेकिन वो सब एक ड्रामा था, क्योंकि चीजें अभी भी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसी के हाथों में थी। ओवरसोल होलसेल पावर उसके हाथ में थी। ही वॉज अबव ऑल, सर्वे सर्वा था वो व्यक्ति, हु यूज्ड टू सिट इन ब्रिटेन। और जो भारत में वायसराय के हेल्प से या उसकी सहायता से पूरी चीजों को एग्जीक्यूट कर रहा था। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि ब्रिटिश सरकार कभी भी ये नहीं चाहती थी कि जो इंडियंस हैं, उनको ये लगे कि हाँ, अ, मतलब वो अपनी क्षमता को या अपनी कार्यकुशलता को पहचान सके और हमें कम्पीट करें। वो तो बस फूट डालो, राजनीति करो की आई वुड से स्ट्रेटेजी अपना रहे थे। और नाउ आई वुड go through this line at the last. The Indian Council Act of 1892 expanded the number of non-official members in the legislative councils and allowed for indirect elections. Are you getting my point? कि the Indian Council Act जो मैं बात कर रहा हूँ 1892 की, expanded the number of non-official members in the legislative councils and allowed for indirect elections. While these reforms were limited, they marked a step towards greater Indian participation in governance. However, the act didn't fully satisfy the demands for self-governance and greater autonomy, leading to continued agitation and calls for more substantial political reforms in subsequent years. ओके। हालांकि जो इंडियन काउंसिल एक्ट की हम बात करें 1892 की, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेंड किया विधान परिषद स्तर पर या नॉन ऑफिशियल अगर मेंबर्स की बात करें इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, उन्होंने इस चीजों को नंबर को एक्सटेंड किया। और दे अलाउड फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शंस। हालांकि डायरेक्ट इलेक्शंस के प्रति कुछ राइट नहीं थे। इनडायरेक्टली उनको थोड़ी पावर दी गई कि वो इलेक्शंस या प्रोसेस में अपना इन्वॉल्वमेंट दर्ज करा सके। लेकिन फिर वही चीज कहूंगा, ये सब एक आडंबर था, सब ड्रामा था। एक्चुअल में जो एक्चुअल में सत्ता की पावर है, या मैं कहूँ कि जो बागडोर है, वो अपने हाथ में रखना चाहते थे। While these reforms were limited, they marked a step towards greater Indian participation in governance. अब मैं वही आपको भी बात बता रहा था कि जो भारतीय हैं वो, हालांकि वो एक तरीके से दिल से खेलने वाले इंसान है, ब्रिटिश दिमाग से खेल रहे थे। अब भारतीयों को लगा कि इस तरीके से रिफॉर्म्स लाए गए हैं, यू नो राज्य स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर, विधान परिषद में विस्तृत किया गया, विस्तार किया गया है, पावर बढ़ाई गई है, फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई है। और डिसीजन मेकिंग पावर में जो एजुकेशनल या स्पेशल जो एलिट थे उनका इन्वॉल्वमेंट रहा या उनको इन्वॉल्व करना चालू करा। लेकिन फिर भी अगर मैं कुल मिलाकर हम ये बात कहें इंडियन 1892 के एक्ट के अंतर्गत, तो जो स्टेप था इट वाज टुवर्ड्स द ग्रेटर इंडियन पार्टिसिपेशन गवर्नेंस, ठीक थे। बट इट वाज नॉट अप टू द मार्क, या कह लीजिएगा कि इस तरीके से उतने लेवल पर नहीं पहुंचा जितने लेवल पर पहुंचना चाहिए था इस एक्ट को। और कहीं ना कहीं चीजें केवल दिखावा मात्र रह गई कि हाँ, ब्रिटिश अपने डिसीजन मेकिंग पावर में, पॉलिसीज मेकिंग में, एग्जीक्यूशन पॉलिसीज में भारतीयों को साथ में लेकर चल रही है। बट इट वाज नॉट लाइक दैट एट ऑल। However, the act did not fully satisfy the demands for self-governance and greater autonomy, leading to continued agitation and calls for more substantial political reforms in subsequent years. वही बात है कि उन्होंने कोशिश करी, एक्ट के अंतर्गत बहुत सारे प्रावधान प्रावधान भी लाए, प्रोविजंस भी लाए, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अब भारतीयों को रियलाइजेशन होने लगा था कि जो ब्रिटिश है, एक्चुअल में जो उनकी मंशा है वो केवल हम पर राज करने की है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो दे आर जस्ट एक्सप्लॉइटिंग इंडियंस। उसके अलावा उनके पास कोई भी ऐसी कोई रणनीति नहीं है, ऐसा कोई आई वुड से दैट स्ट्रेटेजी नहीं है जिसके आधार पर ये विश्वास से बोला जाए
कि वो भारतीयों को या भारत के लोगों को यू नो या भारतीय लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाह रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो किस तरीके से जो मेजर कॉज थे या मेजर रीजन थे, व्हिच लेड टू इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, या मैं कहूँ कि जिसके कारण में जो ब्रिटिश को इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के साथ आना पड़ा। हालांकि सबसे पहले हमने बात करी 1858 एक्ट की, उसके बाद हमने बात करी 1861 एक्ट की बात की। तो कुछ लूप होल्स रह गए थे उन एक्ट्स में, उनका वो सुधार करते रहे, रिफॉर्म्स लाते रहे, चीजों को थोड़ा सा बदलते रहे। They kept on changing the things to make the Indian feel realize कि हाँ they are with them, या उनके साथ वो कंधे कंधा मिलाकर चलना चाह रहे थे। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वो तो बस अपनी गोटियां या कह लीजिएगा रोटियां सेक रहे थे राजनीतिक, और राजनीतिक पैर पसार रहे थे। ये चीज मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। अगेन मैंने आपको बड़े सरल और सिंपल शब्द में आपको ये बात समझा भी दी। और फिर नो डाउट अब ये जो हमने 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट देखा, इसके अंतर्गत भी बहुत सारे प्रोविजंस या प्रावधान थे, which I have described for you people, and also I discussed that how Indian Council Act 1892 came into effect या came into power, और इसके बारे में हमने जाना। और this was all about today's session, and I hope कि you would have enjoyed the entire session. This way we come to the end of session, and please, वन थिंग आई वुड लाइक टू मेक वेरी क्लियर फॉर यू पीपल कि फिर से वही चीज कहूंगा कि ये एक्ट दूसरे एक्ट से जुड़े हुए हैं। यू नो आपस में इनका तालमेल है। आप अगर एक एक्ट को अच्छे से पढ़ोगे तो दूसरा एक्ट आपके लिए बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगा, वो रटना नहीं पड़ेगा चीजों को, क्योंकि फिर वही चीज कह रहा हूँ कि वो चीजों को थोड़ा सा सुधारते चलेगा, स्टेप बाय स्टेप। जो लूप होल्स थे उसको थोड़ा कमियों को दूर करा, और थोड़ा सा उन्हें लगा कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए ताकि एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट हम भारतीय जनता के बीच में क्रिएट कर सकें, और इनको रियलाइजेशन हो कि जो ब्रिटिश है वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाह रही है, इनको अपॉर्चुनिटी दे रही है, जॉब में भी इनको इनवाइट कर रही है, इनको जो वैकेंसीज या पोस्ट है उनके लिए भी इनको इनवाइट या हायर कर रही है। बट फिर वही चीज कहूंगा कि अल्टीमेटली जो एम था इनका, जो इनकी मंशा थी, वो केवल एकमात्र ब्रिटिश का जो एकमात्र जो एक मोटो था, वो भारतीय जनता पर राज करना था, रूल करना था। So this was all about Indian Council Act 1892, and I'll bring a new topic for my, I would say that for the next lecture, and we will discuss in that lecture in details. Rest of the things have not been discussed yet. I will go through the syllabus, and I will bring a very good topic for you people. And I would say that see you in my next lecture, in which I will discuss a new topic as far as the Indian Constitution development is concerned. So till then, please take care of yourself and enjoy yourself. Keep studying, keep doing hard work, and सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, Pranam. See you again in my next lecture. Thank you. Thank you very much.